तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। सुना है कभी? सुना देखा है इस शब्द को? वट बड़े बार यूज होता है। इस बार किसी ने डाउन टू अर्थ पढ़ता है कोई? डाउन टू अर्थ मैगजीन, वो काफ़ी बातें करते हैं इसकी। या आपको इकॉनमी के पेज पे न्यूज़पेपर्स पे मिल जाता है ग्लोबलाइजेशन के लिए। या कोई चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी की बात करता है, या चाइना के डोमिनेंस की बात करता है, या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की बात करते हैं हम लोग। तो उसका बेसिक आधार ग्लोबलाइजेशन ही रहता है ना? द वे यू थिंक, द वे यू आर टुडे बिकॉज ऑफ दिस वर्ड, द वे यू ईट, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपके फैशन, मोस्ट ऑफ द कल्चरल एस्पेक्ट्स, ऐसे डायमंड रिंग देके प्रपोज करने से लेके आपके बहुत सारी इटालियन डिशेस खाने तक का जो सफ़र है, वो इट कम्स फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन ओनली। बट व्हाट इज द टर्म, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है इन दी प्रेजेंट डे प्रैक्टिकल वर्ल्ड? और क्यों बुद्धिजीवी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज डेड एज ऑफ नाउ, या इट विल बी डेड इन एनी टाइम सून? जिंदा आदमी नहीं है जो मर जाएगा, मेटाफर है। ग्लोबलाइजेशन खत्म होने हो जाएगा, या इट विल ट्रांसफॉर्म इन अ शेप जो अभी आप नहीं फेस कर पा रहे। तो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल? सुना है कभी? पहला पहला तो वही शब्द है, फिर मैं उसी हिसाब से शुरू करूंगा, मुझे आइडिया हो जाएगा व्हाट माय ऑडियंस सीक्स। ठीक है, तो बेसिकली हमें समझना है ग्लोबलाइजेशन का एवोल्यूशन, की ग्लोबलाइजेशन क्या है। इन दी सिंगल वर्ड, इट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड। कि दुनिया आज हम कंट्रीज में बटी हुई तो देखते हैं, लेकिन इट्स अ फ्लैट मैप कनेक्टेड विद एवरी नोड, है ना? हर एक देश एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। वो आइसोलेशन वाली कंट्रीज नहीं है जैसा 16th सेंचुरी का जापान हम इमेजिन करते हैं, या एम्पायर्स का इमेजिनेशन होता है कि सब कुछ सेल्फ डिपेंडेंस पे चला हुआ है। एवरी थिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर्स। इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड इज ग्लोबलाइजेशन, है ना? इन अ वेरी सिंपलर फॉर्म ऑफ डेफिनेशन हम इसको मानते हैं। अब ये कहाँ से शुरू हुई, इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरीके से इसके फेजेस इवॉल्व हुए, वो इस लेक्चर का एजेंडा है, वो हमें इसमें देखना है। तो स्टार्टिंग विद द वेरी डेफिनेशन ऑफ द, उससे डेफिनेशन से पहले एक स्टोरी है मेरे पास। सी दिस, दिस इज जापान, 16 17 सेंचुरी, 16 सेंचुरी का जापान है। दे आर लिविंग देयर ऑन फिलॉसफी, सेनकाकू फिलॉसफी या सेनकाकू पॉलिसी है जो इनको आइसोलेशन में रख रहे हैं है ना? रिस्ट्रिक्टेड फॉर फॉरेनर्स। ना तो जापान में कोई आएगा, ना इनका बहुत जो फॉरेन रिलेशंस है, दे वर ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्टेड, राइट? और अगर किसी ने आने की कोशिश भी की है तो वो जापानीज नेवी उस तरीके की डेवलप थी, और कुछ टाइफून्स या उस तरीके की विंड्स हुई उस एरिया में, जिस वजह से बहुत लोग जापान को इन्वेड भी नहीं कर पा रहे। इनको डिवाइन विंड्स बोलते थे उस टाइम, है ना? तो दे आर, दिस इज आइसोलेटेड जापान, 16 17 सेंचुरी। देन दिस इज द टाइम 1853, an American naval officer named Matthew C. Perry approached Japan on a port, and they forced entered the Japan। और उस टाइम इन्होंने दो एक्सपीडिशंस करे जिसमें यूएस और जापान का आपस में एग्रीमेंट होता है, एंड दे फाइनली जापानीज इकोनॉमी ओपनड अप 1853। इससे पहले जापान, आप अभी भी पढ़ते हैं ना कि लैंड ऑफ द राइजिंग सन जापान, तो उनको लगता था कि इसके आगे है नहीं कुछ, हम ही हैं, पानी है या हम हैं, बस सूर्य यहीं, धरती यहीं से शुरू हो रही है। वो बाद में पता चला जब मैथ्यू पेरी आए कि इधर अमेरिका आगे निकल जाए थोड़ा सा दूर। तो एंड दिस, वो एक पीसफुल, पीसफुल तो क्या मतलब, एक डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी ऑफ जापान टू दिस 1853, एंड टू दिस इन 1942 पर्ल हार्बर। वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिका पे सबसे बड़ा सीधा हमला किसने किया? जापान। जापान को किसने बताया कि इधर कौन है, या मतलब कुछ ग्लोबलाइजेशन नाम का कुछ होता है? अमेरिका, है ना? दिस इज थिंग्स इंटरकनेक्ट। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स देखते हैं ना, फ्रॉम मैथ्यू पेरी टू पर्ल हार्बर, रोड ऑफ मैथ्यू पेरीज अराइवल टू पर्ल हार्बर। आप देखो तो दिस इज
काइंड ऑफ वन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दो नेगेटिव वन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो इट इज अ प्रोसेस इन विच इकोनॉमीज, सोसाइटीज एंड कल्चर्स इंटीग्रेट हो चुके हैं थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क। ये सिर्फ सिर्फ ट्रेड नहीं है, सिर्फ ट्रेड नहीं है, सिर्फ व्यापार नहीं हो रहा है। हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। हम लोग क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? आप गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज के अलावा हम लोग कैपिटल एक्सचेंज कर रहे हैं। पैसा यहाँ से वहाँ जा रहा है, हम लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, लोगों के साथ उनकी कल्चरल वैल्यूज यहाँ से वहाँ जा रही हैं, और वो हर एक चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बी इट योर फैशन सेंस, बी इट योर एजुकेशन, बी इट योर थिंकिंग, एवरीथिंग, है ना। दैट इज ग्लोबलाइजेशन। और ये फिजिकल प्रेजेंस है ट्रेड का। हमारे कम्युनिकेशंस बहुत फास्ट हो गए हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशंस बहुत इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबलाइजेशन। आप ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, जो जैसे वो कार्ल मार्क्स भी बोलते थे ना कि टाइम जो है वो स्पेस को खा लेता है, स्पेस कम हो रहा है। या डेविड हार्वी की थ्योरीज की बात करें, जो ज्योग्राफर थे, वो भी मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर ही थे। ही सेड कि जो ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजीज हैं वो इतनी इवॉल्व कर गई हैं कि जो ग्लोब है वो मेटाफोरिकली छोटा हो गया है। एक ट्रेडिंग वेसल जो पहले महीने ले लेती थी सी में एक जगह पे पहुंचने के लिए, अब वो कुछ दिनों में पहुंच जा रही है ना। हमने ट्रेन्स को डेवलप किया, हमने कार्गो प्लेन्स को डेवलप किया, हमने बहुत एडवांस शिपिंग इंजन्स को डेवलप किया। तो ये ग्लोब छोटा हो गया है क्योंकि इतना इंटरकनेक्ट हो गया है, टेक्नोलॉजीज ने इसको छोटा कर दिया है। वो टाइम स्पेस कंप्रेशन की थ्योरी डेविड हार्वी, वो भी ग्लोबलाइजेशन को मेटाफोरिकली एक्सप्लेन करती है। ठीक है जी। तो ये हर एक चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है, पॉलिटिक्स है, कल्चर है, टेक्नोलॉजी है, इवन दी आइडेंटिटीज वी हैव, है ना। तो आप इतने लोग मेरे सामने बैठे हैं, बहुत कम लोग हैं जो शायद इंडियन आइडेंटिफाई करेंगे अगर मैं उनको देखता हूँ, उनके अटायर को देखता हूँ, इवन इंक्लूडिंग मी, है ना। दैट इज दी सोशल इफेक्ट ऑफ व्हाट वी कॉल ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि हम कोई भी आइसोलेटेड सोसाइटी है नहीं है यहाँ पे। वो है तो वो ट्राइबल सोसाइटीज हैं, दे आर दी आइसोलेटेड सोसाइटीज, जहाँ पे अभी ट्रांसपोर्ट का या उनका इंटीग्रेशन हो नहीं पाया। बाकी सारी दुनिया इंटीग्रेटेड हो रही है या हो चुकी है, और उस कैसे हुई वही हमें देखना है इस लेक्चर में, कि क्या पैटर्न्स उनके रहे। तो अर्लियर आप हिस्ट्री में पढ़ते हो सिल्क रूट वगैरह, हम उसकी बात नहीं करें। सिल्क रूट वाज अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग रूट्स, और अर्लियर एंशियंट टाइम का ग्लोबलाइजेशन का फॉर्म हम लोग मान सकते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम मर्केंटलिज्म फेज, जब ट्रेड की शुरुआत होती है 1500 से 1800 के बीच। क्या कर रहे थे यूरोपियन नेशंस? एज ऑफ एक्सप्लोरेशंस थी, जगह जगह जाके एक्सप्लोरेशंस की जा रही थी। और क्या किया जा रहा था? ट्रेड की नए नया देश ढूंढना है, उसके साथ व्यापार करना है। कोई भी नए देश या ऑलरेडी जो कंट्रीज हैं वहां जाना है, उनके साथ व्यापार करना है। और व्यापार का जो ट्रेड का जो बैकड्रॉप आइडिया था, वो क्या था कि हमें मैक्सिमम एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट कम से कम करना है। उस टाइम इकोनॉमिक आइडिया क्या था कि गोल्ड और सिल्वर वाज द मेन करेंसीज, उनको होल्ड करके रखो अपने पास, जितने ज्यादा होंगे उतनी ही इकोनॉमिक वेलबींगनेस रहेगी। तो वेल्थ होर्डिंग के उसके साथ एम्पायर्स ट्रेड करती थी, कंट्रीज ट्रेड करती थी, वो ट्रेडिंग के चार्टर देते थे। अगर इंग्लैंड की हम लोग बात करें तो वो ट्रेड इंग्लैंड के किंग के नाम पे ही होता था। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार किया तो उनको चार्टर मिला था ट्रेड करने का, किंग उसमें पार्टनर था ही था। तो वो एम्पायर्स ट्रेड करती थी, इसको बोला गया मर्केंटलिज्म का फेज। तो वो दुनिया भर में आगे बढ़े और डिफरेंट कंट्रीज में गए, उनके हालातों के हिसाब से वहां पे व्यापार करा। व्यापार कैसे किया कि यहाँ एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जा सके ओवरऑल इकोनॉमीज का, सो दैट उनका गोल्ड सिल्वर और ज्यादा उनके पास एक्यूमुलेट हो। इसको लेटेस्ट स्टेजेस में हमने जाना उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म के नाम से, है ना। जब यही यही मर्केंटलिज्म फेज बहुत एक्सपैंड हुआ, तो वो कॉलोनीज को उन्होंने सोवरेनिटी उन पे कब्जा ही कर लिया, और दे वर्कड इन अ पेरिफेरी मॉडल, की ये पेरिफेरल इकोनॉमीज हैं जो मेन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही हैं। इन शॉर्ट क्या हुआ, जैसे इंडिया वाज अ कॉलोनी, तो इंडिया क्या कर रहा था? इंडिया वाज सर्विंग एज अ पेरिफेरल इकोनॉमी, जो इंग्लैंड को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? क्योंकि इस टाइम आते आते इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था, तो उनकी मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री के लिए हम लोग रॉ मटेरियल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम लोग? मोस्टली कॉटन दे रहे हैं,
कॉटन लेके जा रहे थे, तो उस कॉटन से वो कपड़े बनाएंगे एंड वो कपड़े बना के अच्छे मशीन में सिले हुए कपड़े हम लोगों को आके यहाँ पे बेचेंगे, हम उनको खरीदेंगे। द इंडियन मार्केट इकोनॉमिक प्लानिंग्स वर डन लाइक दैट कि हम लोग रॉ मटेरियल उनको सप्लाई कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री उस रॉ मटेरियल का फिनिश प्रोडक्ट बना रही है, वो प्रोडक्ट हम और बाकी सारी कॉलोनीज खरीद रही हैं। तो इससे क्या हुआ, उस प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा बहुत कम हुआ क्योंकि रॉ मटेरियल बड़ा सस्ते में खरीदा, और दुनिया भर में वो बिक गया, एक्सपोर्ट मैक्सिमाइज हो गए। इंपोर्ट तो हुआ ही नहीं ना, हम तो कॉलोनी थे, हम तो खुद उन्हीं की इकोनॉमी का पार्ट थे, इंपोर्ट तो कंसिडर ही नहीं हुआ, वो यहीं से गया और बाद में एक्सपोर्ट हो गया, दुनिया भर में एक्सपोर्ट हुआ और हमने भी खरीदा। इन दिस वे जो वेस्टर्न पावर्स थी, जो बड़ी इकोनॉमीज थी, उन्होंने इकोनॉमिक वेल्थ को एक्वायर किया। इसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ने उस टाइम, हमारे वालों की बात करें तो जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, या बहुत सारे इस तरीके के इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में इसको प्रेजेंट किया कि किस तरीके से हुआ। और ये सिर्फ इंडिया का स्टोरी नहीं है, जो लगभग पूरे का पूरा अफ्रीका या पूरे का पूरा साउथ ईस्ट एशिया, इट वाज कॉलोनाइज्ड बाय सम ऑफ द ब्रिटिश कंपनीज। टेक्सटाइल की बात करें, सम ऑफ द यूरोपियन कंपनीज। टेक्सटाइल की बात करें तो इट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन बेस्ड ज़्यादातर थे। स्पाइसेस की बात कर लें तो वो डच थे। इन दिस वे दे वर स्कैटर्ड, कहाँ पे आपको फ्रेंच दिख जाएंगे, या लेटेस्ट स्टेजेस पे जापान भी शुरू हो गया था। तो दैट वाज, ये क्या है, ये इंटरकनेक्टेडनेस ही है ना, फोर्स्ड है, इंटरकनेक्टेडनेस ही है, इन अ मैनर है। और लेटेस्ट स्टेजेस पे जो हुआ, जैसे हमने मैथ्यू पेरी के अर्लियर बात करी कि उसका एक्सपीडिशन था, इट वाज अ फोर्स्ड ग्लोबलाइजेशन। ये अमेरिका और इंग्लैंड ने ऑलमोस्ट पूरे अफ्रीका में किया। इट वाज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड ग्लोबलाइजेशन कि हम लोग गए ऐसे मिलिटरीली, ये कोई ऐसा नहीं गया था कि बहुत ही वेलकम किया गया, मिलिटरीली गए थे, किंग के साथ डील करी और उसके बाद चेंजेस हुए। हालांकि जापान का जो रैपिड ग्रोथ हुआ वो इसी के बाद हुआ, जो मेजी रेवोल्यूशन आया या मेजी रिस्टोरेशन जिसको बोलते हैं, मेजी एरा में जापान रैपिडली ग्रू, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो था वो बहुत देखने को मिला जापान में, विच इवेंचुअली लेड टू द राइज ऑफ द जापानीज नेवल पावर इन द लेटेस्ट स्टेजेस, जो आगे आपको दिखेगी भी अगर आप हिस्टोरिकली पढ़ोगे इसको। सिमिलरली एक पैरेलल जो सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर था इसका, दैट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? साइंटिफिक इनोवेशंस हो रहे थे। साइंटिफिक इनोवेशंस कहाँ हो रहे थे? यूरोप में हो रहे थे। और वो साइंटिफिक इनोवेशंस का प्रीकर्सर अगर आप पढ़ते हो उसको रेनेसां एज बोलते हैं, जब वो पूरे का पूरा वेस्ट एशिया का लिटरेचर ट्रांसलेट हुआ जर्मन लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेजेस में, और वहाँ से उन्होंने उस इनोवेशन का इस्तेमाल करके उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखने को मिले। सबसे बड़ा एप्लीकेशन हमें अगर देखोगे तो रेल रोड्स के कॉन्सेप्ट में मिला, स्टीम इंजन्स बनाए गए, पावर लूम्स आते हैं। पहले हम हैंडलूम्स बनाते थे ना, जो लूम है वो हाथ से चलता था, जो कपड़े बुनने वाला चीज़ है, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं ना कि अंग्रेजों ने आके भारतीय बुनकरों के हाथ काट दिए, तो हाथ लिटरली थोड़ी ना काटे थे उन्होंने, उनकी पॉलिसीज ने उनके हाथ काट दिए क्योंकि वो हैंडलूम्स बिकने बंद हो गए, सच काइंड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज वर देयर। तो वो पावर लूम्स के आने से जो इंडस्ट्री थी वो मैकेनाइज हो गई। मैकेनाइज इंडस्ट्री उस काम को कुछ घंटों में कर सकती है जिसको हैंडलूम्स वाले हफ्ते ले लेते हैं, है ना। तो जगह जगह इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई, इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई, उस पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ, फैक्ट्रीज आई। अब उनको एक ही चीज चाहिए थी, सस्ता रॉ मटेरियल। तो कॉलोनीज को और एक्सपेंड किया गया, प्लांटेशन का कल्चर आया, काम करने के लिए लोग चाहिए थे, तो बाद में स्लेव कल्चर भी इसी इसी का पार्ट रहा कि वो कैसे काम करेंगे, प्लांटेशन क्रॉप्स में काम करेंगे, एज अ स्लेव लोगों को लाया गया, अफ्रीका से लाया गया, डिफरेंट एरियाज में वो लेके गए, है ना। तो दिस वाज अ लाइक, हो क्या रहा था, इट स्टार्टेड मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन शुरू हो गया, पहले नहीं था। अगर आप सिल्क रूट की बात करते हैं तो मास प्रोडक्शन नहीं था। सिल्क रूट बड़ा एक स्लो ट्रेडिंग रूट था, इंटीग्रेटेड था, कनेक्टेड जरूर था, एंशियंट इंडिया का जो हम मिडिल एजेस में हम लोग बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन तो तब भी थी। तो वो मास प्रोडक्शन नहीं था, वो इतना फास्ट ट्रांसपोर्ट भी नहीं था यहाँ पे, वो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी पहले था, और ये मॉडर्न डे इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी यहाँ तक आते थे। तो मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। मास प्रोडक्शन डिमांडेड फ्यू थिंग्स, चीप लेबर, रॉ मटेरियल एंड अ मार्केट। क्या चाहिए? लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और एक मार्केट चाहिए। मशीन है, फैक्ट्री लग चुकी है, उसमें उसको चलाना है तो रॉ मटेरियल और लेबर लगेगी, उससे बना सामान बेचना है तो एक बाजार, मार्केट जहां वो बिकेगा, लोग खरीदेंगे। तो कॉलोनीज एक्टेड लाइक बोथ,
रॉ मटेरियल भी दिया और सामान भी खरीदा, दोनों काम। एंड इट लेड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ दैट वेल्थ जिसकी हम लोग बात करते हैं इन द वेस्ट। अब यही वो टाइम था जब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को कार्ल मार्क्स जैसे कुछ बुद्धिजीवी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, और बहुत सारे वर्कर्स जो थे वो इस बात से एग्री भी कर रहे थे कि हाँ फैक्ट्रीज लगी, हमने काम किया, लेकिन हमारी जेब में पैसा नहीं गया, वो तो मालिक में चला गया। तो यहाँ से वो आइडियोलॉजी स्टार्ट होती है जिसको कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म या इसके नाम से जानते हैं। इट वाज आल्सो दी इन दोज इरास। अब ये पैरेलल ये चीजें चल रही हैं। प्रोडक्शन पैटर्न क्या है? आजादी यानी कि वर्ल्ड वॉर टू या वर्ल्ड वॉर वन, 1900 तक जो प्रोडक्शन पैटर्न है वो क्या है? मास प्रोडक्शन करना है, कॉलोनीज बनानी है, कॉलोनीज से रॉ मटेरियल लेके आना है, अपने देश में लेके जाके वहां मैन्युफैक्चरिंग करनी है और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को दुनिया भर में बेचना है। यही चल रहा था। काइंड ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्टेड है लेकिन इन अ डिफरेंट मैनर है। इससे क्या हुआ? इनइक्वालिटीज हुई, कॉलोनीज अंडर डेवलप्ड रहेगी, सारे के सारी कुछ भी नहीं हो, हमारे हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वर टोटली डिस्ट्रॉयड। हमारे इंडिया में जब अंग्रेज आए तो यहाँ हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, बंगाल सूबा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया भर में 25% टेक्सटाइल हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, दुनिया भर का 25% टेक्सटाइल इंडिया एक्सपोर्ट करता था, है ना। तो दोज टू बिग इंडस्ट्रीज वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड जब 1947 में छोड़ के गए ना। तो कुछ टेक्सटाइल टेक्सटाइल तो आज तक नहीं रिकवर किया हमारा। और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ऑलमोस्ट वो बांग्लादेश वाला पार्ट है उस साइड को निकल ली, और वो भी ग्रो नहीं कर पाई क्योंकि उसमें था नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नहीं था। तो अब इस वक्त तक आते आते दो विश्व युद्ध होते हैं, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू। कॉलोनीज इनके खिलाफ उठ के खड़ी होगी, तो प्रोडक्शन पैटर्न में चेंज आ गया। अब जो प्रोडक्शन कर रहा है वो मर्केंटलिज्म फेज जा चुका है, कैपिटलिज्म का ट्रू कैपिटलिज्म जो है वो आ चुका है। एक यूरोपियन स्ट्रक्चर को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया दो बड़े वर्ल्ड वॉर्स ने। अब इट वाज द टाइम टू राइज ऑफ द न्यू एरा कैपिटलिस्ट्स और न्यू एरा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। इन्वेस्टर तो है ही है, लोग तो है ही ना जिनकी जिन्होंने 200 साल पैसा कमाया, जेब जेब में तो है ही, वेल्थ तो है ही है। स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ तो दे विल री इन्वेस्ट देयर वेल्थ इन समथिंग एल्स, देन दे विल स्टार्ट बिल्डिंग मोर वेल्थ। तो इट स्टार्टेड, तो प्रोडक्शन पैटर्न वो कॉलोनियलिज्म वाला चेंज होके नया युग, नए वर्ड की शुरुआत होती है, और हम पढ़ते हैं जिसको मॉडर्न डे ग्लोबलाइजेशन के रूप में। इट स्टार्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, जब खत्म हुआ हमने यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, और एक यूएस के एक होटल ब्रेटन वुड्स में एक मीटिंग रखी जिसमें सारे बचे खुचे देशों के हेड्स को बुलाया गया कि आगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा, हम बनाते हैं बैठ के, है ना। उसको हम लोग जानते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से, 1944 में होती है। अब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में हमने दो तीन बातें करी कि फाइनेंशियल ऑर्डर कैसा रहेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना देंगे जी, असिस्टेंस देना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, वर्ड को डिस्ट्रक्शन बहुत होगी है, चलो वर्ल्ड बैंक बना देते हैं। आईबीआरडी में वैसे हालांकि उसको आईबीआरडी के नाम से जाना गया उस टाइम, वर्ल्ड बैंक हम पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक बोला गया, उसका एक्चुअल नाम तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, आईबीआरडी है। तो इनको आज हम ब्रेटन वुड सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को आज भी ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, ब्रेटन वुड सिस्टर्स, ब्रेटन वुड ट्विंस ऐसे शब्दों से जाना जाता है। यहाँ पे एक तीसरा रिकमेंडेशन भी था, दैट वाज आईटीयू, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन या इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बने जो दुनिया भर में व्यापार को रेगुलेट करे, जिससे अमेरिका बैक ऑफ कर गया, दे वर दी बॉस नेशन एट दैट टाइम, इवन टुडे। तो फिर वो बन नहीं पाया जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन था। व्हाट दे रिकमेंडेड इज कि हम लोग ना आपस में जो नेशंस कनेक्ट होना चाहते हैं, हम लोग गैट करते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, कि एक एडहॉक है, जैसे यूएस ने यूके के साथ व्यापार करना है तो उनके कुछ एग्रीमेंट्स हैं, और ऐसे एक अलियांस बन जाएगा जो डेवलप्ड नेशन है। डेवलपिंग वाले तो वैसे भी ट्रेड नहीं कर रहे, इंडिया क्या ट्रेड कर रहा था उस टाइम इतना, हमारे पास तो, हम तो लेने वालों में से थे। तो हम लोग बोले जितने नेशंस हैं, 40 नेशंस हैं, वो बैठ के जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ बनाएंगे कि क्या टैक्सेस रहेगा, कैसे कंट्रीज एक दूसरे की मार्केट्स का एक्सेस देगी, कौन कहाँ बेचेगा, कौन कहाँ खरीदेगा, उसका सारा एक रूल बेस्ड ऑर्डर उन्होंने बना लिया गैट के नाम से। गैट में ना तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, पूरा अफ्रीका नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज भी बहुत कम है, मोस्टली नहीं है, ठीक है। तो ये काम शुरू हो गया, और दुनिया भर में इकोनॉमिक मॉडल्स को क्वेश्चन किया जा रहा था कि कैपिटलिज्म, अब एडम स्मिथ उतने पसंद नहीं रहे थे 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद, है ना। अगर इतना ही सक्सेसफुल मॉडल था तो इतना बड़ा रिसेशन तो नहीं आना था।
अब उसके बाद कार्ल मार्क्स की बातें आइडियल लग रही थी कि यूटोपियन, ऐसा प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिला था कहीं। तो कुछ मिडिल फिलोसफीज के इकोनॉमिस्ट्स बाहर आए, जैसे जेएम केन्स की थ्योरीज लोग पढ़ते हैं, या फ्रेडरिक हैक की थ्योरीज पढ़ते हैं। अब जेएम केन्स थोड़ा सरकारी इंटरवेंशन की बात करता है, हैक फ्री मार्केट्स की बात करता है। तो मोस्टली इकोनॉमीज और ट्रेड जो था, ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस था, वो इन्हीं दो की इकोनॉमिक थ्योरीज पे आगे पनपा है, अगर 1950s की हम लोग बात करें। इनकी कुछ फैक्ट्स हैं वो बताऊंगा। 1990s आते आते डेवलपिंग इकोनॉमीज भी अपने पैरों पे खड़ा होनी शुरू हो गई, और जो सब सहारन अफ्रीका है या अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनको इंक्लूड करने की बातें भी उठने लगी। तो जाके 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जो गैट को ट्रांसफॉर्म करके, जो एक एडहॉक था, कुछ ही कंट्रीज इसमें आपस में कॉपरेट कर रहे थे, अब पूरी दुनिया भर के देशों को मेंबरशिप के लिए ओपन कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 194-95 देश आज इसके मेंबर है। जो प्रेजेंट डे ग्लोबलाइजेशन का सूत्रधार बनी ऑर्गेनाइजेशन है वो डब्ल्यूटीओ है। और ऐसा नहीं कि 95 में ही हम लोग ग्लोबलाइज हुए, ग्लोबलाइज हम लोग 1947 गैट बनते ही शुरू हो गया था। व्यापार जो है वो धंधा नहीं रुकता कभी, उसके फॉर्म चेंज होते हैं। जो बिजनेसमैन है उसने बिजनेस करना है, जो कंट्री वेल्दी है उन्होंने अपनी वेल्थ को बिल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो वो कैसे हुआ, 90s तक कैसे हुआ, वो हम लोग देखते हैं। डब्ल्यूटीओ आज क्या है, वो इनेबलर है, पूरे दुनिया में ट्रेड, रूल बेस्ड ट्रेड ऑर्डर बनाता है। और अगर ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ कोई आवाज उठती है तो नॉर्मली आपको डब्ल्यूटीओ के मंच पे वो भी दिखती है। या जैसे 1999 में सियाटल में प्रोटेस्ट हुए थे, वो भी डब्ल्यूटीओ से ही प्रिकर्सर था कहीं ना कहीं। अगर इंडिया का कॉन्टेक्स्ट देखें यहाँ तक आते आते, तो 1991 वाज द टाइम जब इंडियन इकोनॉमी ओपनड फॉर द वर्ल्ड। वी वर काइंड ऑफ अ क्लोज्ड इकोनॉमी। इंडिया जब आजाद हुआ तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी, उसको बोलते हैं आईएसआई, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो पाकिस्तान वाला आईएसआई नहीं, हमारी आईएसआई स्ट्रेटेजी थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि हमें ऐसी इंडस्ट्री खड़ी करनी है देश में जो देश को सेल्फ रिलायंट बनाए, आत्मनिर्भर बनाए, हमें किसी से इंपोर्ट ना करना पड़े। इंडियन इंडस्ट्री को डेवलप करने का, जो इंडस्ट्री एज अ प्राइम मूविंग फोर्स हमने इकोनॉमी को लिया, उसका मेन मकसद, मेन फिलॉसफी यही था कि इंपोर्ट नहीं करना, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। जो हमें उसी पुश को हमने 2014-15 में या कोविड के दौरान ज्यादा दोबारा देखने को मिला, सेल्फ रिलायंस, जब चाइना में सप्लाई चेन डिसरप्शन हुए। दैट वाज आईएसआई स्ट्रेटेजी। इंडिया इस पे मूव इन कर रहा था, हम लोग इंपोर्ट और उस पे ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे थे, या उस तरीके के जियोपॉलिटिकल हालात भी नहीं थे। 1990 वाज द टाइम जब हमने हमारा जो स्टैंड है उसको चेंज किया। इंडियन इकोनॉमी इन द वेक ऑफ दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था देश में, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं बचे थे, और हमने उन रिफॉर्म्स को पुश किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, जो बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1990s। तो इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया गया। ओपन करने का मतलब ये है कि जी, जैसे यहाँ 83, 1980s वाज द टाइम, 83 एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, देश में एक कंपनी आती है जिसका नाम है मारुति, है ना। 80s में एक कंपनी लगाती है सरकार, मारुति, जो कि कार्स मैन्युफैक्चर करती है। मारुति 800 उन्होंने अपनी पहली कार देश में मैन्युफैक्चर करी, है ना। वो दिन में ऐसे एक कार भी कभी बना देते हैं, कभी दो कारें बन जाती हैं तो खुश हो जाते हैं। इन दिस छोटे से प्रोडक्शन स्केल पे इस तरीके की बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई। कोई टू व्हीलर की इंडस्ट्री थी, एक कोई स्कूटर बनाने वाला है, कुछ सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्रीज लग रही हैं। तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कंट्री में हो रहा था। जब ऐसे कंट्री को ओपन किया गया, ओपन करने का मतलब है कि यहाँ सुजुकी भी आके अपनी कारें बेचेगा जापान से, टोयोटा भी आके अपनी कार्स बेचेगा। अर्लियर इट वाज मारुति एंड फिएट ओनली, फिएट वाज आल्सो इंडियन। तो इन कंपनीज को वो कंपटीशन भी फेस करना पड़ा, और इन कंपनीज में वो इन्वेस्टमेंट भी आया, जिसके चलते आज मारुति सुजुकी देखो देश का सबसे बड़ा नाम है, जस्ट बिकॉज इट कोलैबोरेटेड विद अ कंपनी फ्रॉम जापान, है ना। कितने लोगों को नौकरियां मिली, कितनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही है, और कितना अमाउंट ऑफ टैक्स ये सरकार को पे कर रहे हैं। तो इन दिस वे हमने इकोनॉमी को ओपन किया। इसके साइड इफेक्ट्स भी रहे, वो इकोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे। तो दैट वाज द टाइम, दैट्स हाउ इंडिया इंटीग्रेटेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब इंटीग्रेशन में ना एक दो और चीजें हैं कि, एक मिनट, इंटीग्रेशन में
क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं? एक तो चीप लेबर होना चाहिए। अब ग्लोबलाइज्ड जो भी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, ग्लोबलाइजेशन में अगर हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए जी? चीप लेबर होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होनी चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास चाहिए, और इन्वायरमेंटल जो लॉज हैं वो थोड़े लिबरल होने चाहिए अगर कोई प्रोडक्शन करना चाहता है देश में। मतलब दुनिया भर का ग्लोबलाइजेशन इन तीन फैक्टर्स पे टिका हुआ है, जुड़ा। वो कैसे है उसकी हम लोग बात करेंगे। ये वो चीज है जो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा आधार है, शायद आप इसको जानते नहीं हो। ये है अंडर सी फाइबर केबल्स का नेटवर्क। जैसे आप आज कनेक्टेड है, मैं मेरी क्लास स्ट्रीम कर रहा हूँ, इंटरनेट चल रहा है ना। मोस्टली हमारे जो सर्वर्स हैं अमेजोन वेब सर्वर यूज करते हैं, कोई फिनलैंड में है, कोई स्वीडन में है, हो सकता है बॉम्बे में भी हो, मोस्टली मोस्टली अब्रॉड सिचुएटेड है। अब मैं उन सर्वर्स के थ्रू कैसे इतनी जल्दी बिना किसी बफरिंग के, बिना किसी डिले के लाइव स्ट्रीम कर पा रहा हूँ? दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज अंडर सी फाइबर केबल्स जो हमारी कनेक्टिविटी को फास्ट करती हैं। जिस इंटरनेट को आप समझते हो वायरलेस है, वो वायरलेस आपके फोन तक है, आपके बेस स्टेशन से फोन तक है। हमारी छत पे टावर्स लगे हुए हैं, उसको बेस स्टेशन बोलते हैं ना, बीटीएस बोलते हैं कम्युनिकेशन में। तो वो बेस स्टेशन से आपके फोन तक आता था, वो वायरलेस है, बाकी सब वायर्ड है। एवरीथिंग इज वायर्ड। और यही वो टेक्नोलॉजी, यही वो कम्युनिकेशन केबल्स हैं जो दुनिया को एक बेस बना के दिया फॉर डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस 80s में बन गई थी, तीन देश की बड़ी कंपनीज, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस 80s में बन गई थी। छोटे छोटे इतने इतने स्पेसेस में एज अ कंपनीज शुरू हो गई थी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ये बनी मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस 95 96 में जाके, या 90s में जाके। क्यों बनती है? व्हेन इंडिया गॉट पार्ट ऑफ दिस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क अंडर सी फाइबर केबल्स। अभी दुनिया भर की कंट्रीज जो हैं उनके कम्युनिकेशन टर्मिनल्स इन्हीं केबल से कनेक्टेड हैं। जितना कम्युनिकेशन आप, जो आप ऐसे रीलें चला रहे हो बैठ के, वो इतना अमाउंट ऑफ डेटा वायरलेसली आना मुश्किल है। अभी वो स्टारलिंक जैसी टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं पैरेलली, लेकिन इतना डेटा एज ऑफ नाउ ट्रांसमिट हो पाना मुश्किल है इन द रियल टर्म्स। स्टॉक मार्केट्स, आप यूएस स्टॉक मार्केट में यहाँ से बैठे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस डेटा को रियल टर्म में बिना 2 सेकंड के डिले के भी आपके ऑर्डर को प्लेस करना, आपको एग्जिट करना, दैट्स नॉट पॉसिबल वायरलेसली एज ऑफ नाउ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो ये संभव हुआ। उसके बाद देखो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस दुनिया की बड़ी कंपनीज में आज भी हैं। अगर मैं आईटी कंपनीज की बात करूं, भले हम लोग गूगल फेसबुक नहीं बन पाए, लेकिन आईटी में इंडिया एज एन आईटी हब इन्हीं कंपनीज की वजह से बना, और उसका बैकग्राउंड यही नेटवर्क केबल्स है। ठीक है, दैट इज अ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें। अब वॉर के बाद प्रोडक्शन पैटर्न्स में जो सबसे बड़ा चेंज आया वो क्या आया? कलोनलिज्म में क्या हो रहा था? रॉ मटेरियल लेके जाओ, अपने देश में बनाओ और बेचो। अब जैसे वॉर्स होते हैं या सरकारें बनती हैं, चेंजेस आते हैं, मॉडर्नाइजेशन हुआ, तो वहाँ सोशल सिक्योरिटी के नाम पे बहुत सारा काम किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हुआ, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, लेबर महंगी होगी। लेबर महंगी होगी कि ज़्यादा सैलरी देनी पड़ रही है, अब उतना प्रॉफिट नहीं रहा। रॉ मटेरियल भी खरीदना है तो वो महंगा खरीदना पड़ेगा क्योंकि कॉलोनीज नहीं रही, मार्जिन ड्रॉप हो गए। मार्जिन ड्रॉप हुए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना सबसे बड़ा चैलेंज था मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के लिए। कैसे किया? वहीं चले जाओ जहां सस्ती लेबर है। तो कहाँ आए? ईस्ट एशियन टाइगर्स, साउथ कोरिया चले जाओ, एडवांस भी है, सस्ते भी है। ताइवान चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ। चाइना नहीं था उस टाइम, चाइना तो मेओ जेडंग के अंडर और ही कुछ कर रहे थे वो लोग, है ना। चाइना 1978 में जाके ओपन हुआ है, अर्लियर लाइक दोज इकोनॉमीज वर देयर। तो प्रोडक्शन पैटर्न्स चेंज हो गए। अब रॉ मटेरियल लेके अपने देश में बना के दुनिया भर में नहीं बेचना है। जिस देश में रॉ मटेरियल है वहीं पे बनाओ और दुनिया भर में बेचो अपने नाम से। ग्लोबलाइजेशन का पैटर्न शिफ्ट समझ आ? तो ये वन पैटर्न था। बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है? मास प्रोडक्शन अभी भी हो रही है, हमने प्रोडक्शन को क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया। आईफोन बनाना है, सेमीकंडक्टर कहाँ मिलेंगे? ताइवान में मिलेंगे। सस्ते में असेंबल कहाँ हो जाएगा?
चाइना में हो जाएगा, अभी उस टाइम चाइना में था, अब इंडिया में हो रहा है। वहां से सामान उठाओ, असेंबल करो, अपना लोगो लगाओ, दुनिया भर में बेचो। अर्लियर ये नहीं था, अब दिस दिस इज हैपनिंग इन आवर टाइमलाइन, दिस इज हैपनिंग। इट लेड टू द राइज ऑफ ईस्ट एशियन टाइगर्स। ये तो मैंने एआई से बनवा लिया, सुंदर लगा ऐसे डाली, ऐसा वाला कोई टाइगर नहीं था, ये देशों की बात हो रही है, कंट्रीज की बात हो रही है। साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग एंड सिंगापुर, दीज वर द इकोनॉमीज जो रैपिड, इनको मिरेकल बोला गया कि इतना इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमने और नेशंस में नहीं देखा जितना इनमें इतना फास्ट हो गया इस 10 साल में। ऐसे करके गया साउथ कोरिया की इकोनॉमी, गिरे भी हालांकि वैसे ही करके थे वो, बट रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन दो देशों में, ताइवान एंड साउथ कोरिया, एंड देन सिंगापुर एंड हांगकांग, यहां पे देखने को मिला। they became the factories for the industrialized western industrialization nations। पुराने वाले industrialized nations की जो factories थी वो यहाँ पे shift होगी, ये manufacturing कर रहे हैं। this is globalization, दुनिया भर में बेच रहे हैं। अब ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा पॉल क्रुगमैन कहते हैं, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, कि बाय द टाइम ऑफ 1980s ईस्ट एशियन टाइगर्स वर एक्सपोर्टिंग मोर देन द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। सारा प्रोडक्शन वहीं हो रहा है जितना मेजर मैन्युफैक्चरिंग है। वेस्टर्न इकोनॉमीज का क्या हुआ, दे शिफ्टेड टू सर्विसेज, कि सर्विस बेस्ड जो ऐसे साफ सुथरे धंधे हैं। इसका एक और भी रीजन था, सिर्फ यही नहीं था कि प्रोडक्शन कॉस्ट, सस्ती लेबर के चक्कर में ये लोग वहां गए हैं। शुरू हुए थे 1960s में, इसीलिए शुरू हुए थे कि वहां पे सस्ती लेबर है और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है। साउथ कोरिया सोफिस्टिकेटेडली एडवांस था इन कंपैरिजन टू इंडिया, पाकिस्तान या बाकी इकोनॉमीज के चलते। एक चीज और हुई, वो था इन्वायरमेंट दिखने लग गया 1980s में। कुछ साइंटिफिक मॉडल्स के थ्रू हमने दिखाया कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हीट को रिटेन कर रहा है, किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस का फंडा है। वो इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था, है ना। 1800 समथिंग में वो पता चला, वो चैंडलर मॉडल आया और फिर हमें समझ आया कि पॉल्यूशन नाम की कोई आइटम होती है। बट इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड गवर्नमेंट्स वर अनअवेयर, और लाइक दे वर नॉट पेइंग द हीट टू दैट। फिर कुछ राइटिंग्स, कुछ इन्फ्लुएंशियल ऑथर हुए, जैसे रैचल कार्सन की साइलेंट स्प्रिंग है, ये इन्होंने इन्वायरमेंटल हार्म को एक्सपोज किया, जो पेस्टिसाइड, डीडीटी जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, इसके चलते। और बहुत सारे, जैसे द पोल्यूशन बॉम्ब, सॉरी द पॉपुलेशन बॉम्ब, पॉल एलरिक ने लिखी, इसने भी वही चीजें हाईलाइट करी, ओवर पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का जो इन्वायरमेंट पे नुकसान हो रहा है। सिमिलरली जो क्लब ऑफ रोम था, उन्होंने लिमिट्स टू ग्रोथ एक पेपर लिखा, जो एक कंप्यूटराइज्ड मॉडल था, पॉल्यूशन को दिखाता हो, क्लाइमेट को दिखाता हो। तो द क्लाइमेट टॉक, जो अब हम हर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करते हैं जगह जगह, द क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, रियो समिट हुई, या पेरिस क्लाइमेट हुआ, या किगाली का वो हुआ, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 में हुआ, उसका प्रीकर्सर ये था। ये पेपर में भी आ चुका है 2-3 बार कि साइलेंट स्प्रिंग किसने लिखा, रेचल कार्सन ने लिखा। ये हिमाचल वाले ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, एचएएस में ही आया। अपार्ट फ्रॉम दैट, पहला अर्थ डे मनाया गया 22 अप्रैल 1970 को, आज भी अर्थ डे मनाते हैं हम लोग। और एनजीओज आती हैं, ग्रीन पीस जैसी बड़ी बड़ी एनजीओज आई जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को हाईलाइट करने की, तो दुनिया भर में अवेयरनेस थी। बीइंग लाइक मॉडर्नाइज्ड नेशंस, वेस्टर्न कंट्रीज को इनिशिएटिव लेना पड़ा, तो दे कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, स्टॉकहोम 1972। ये वो कॉन्फ्रेंस है which is considered precursor to the all of the international political effort for the climate change। पॉलिटिकल एफर्ट ही ना, यूएनईपी बनता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड किया जाता है, आईपीसीसी आता है, उसकी रिपोर्ट्स आती हैं, फिर उसकी फर्दर कन्वेंशन, कोई डेजर्टिफिकेशन पे है, वो यहीं से शुरू होता है। यहाँ पे 1972 में प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी गए थे, और उन्होंने बोला था पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पोल्यूटर, कि हमें हमें मत बोलो, हम गरीब देश हैं, और सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो तो गरीबी की वजह से ही हो रहा है, तो हम पे उंगली मत उठाओ, ठीक रहोगे आप लोग। पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पोल्यूटर बोल के वो यहाँ से आए थे। एनी विच वेज, तो और अब तब क्या हुआ, वेस्टर्नाइज नेशंस पे सबने उंगली उठाई कि ऐसे ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं, ऐसे थाउजेंड लैक्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर जंगल को जला देते हैं टिम्बर के लिए,
और फिर हमें बोलते हैं कि पेड़ लगाओ। आज है ना, दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन हुआ वो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान इन्हीं कंट्रीज ने शुरू किया। अब जो इनइक्वालिटी हुई वो भी इन्हीं की पॉलिसीज के चलते हुई। उस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए डेवलपिंग नेशंस अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं, तो बोल रहे तुम धुआं निकाल रहे हो। और खुद जो धुआं निकाल रहे थे वो क्या किया उन्होंने, जितनी भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी उनके लिए अपने देशों में टिकना मुश्किल कर दिया, और उनके लिए रास्ते खुल गए कहाँ, साउथ ईस्ट एशियन टाइगर्स में, साउथ कोरिया, ताइवान, यहाँ तो मोस्टली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। वेस्ट ने पोल्यूशन बंद नहीं किया, दे एक्सपोर्टेड देयर पोल्यूशन, दे शिफ्टेड देयर पोल्यूशन इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज, जिसका इंडस्ट्रियल सेटअप खड़ा हो रहा है। उनमें से चाइना भी एक है, बाकी साउथ एशिया की इकोनॉमीज भी है। कंजप्शन तो वही कर रहा है, ठीक है। तो वो साफ सुथरी इकोनॉमीज जो है वो वेस्ट में रहेगी, जो धुआं निकालने वाली इकोनॉमीज है वो एशियन कंट्रीज में शिफ्ट हो गए। ये भी ग्लोबलाइजेशन का हुआ है। फिर क्या होता है जी, 1997 वाज द टाइम ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। सो कॉल्ड ईस्ट एशियन टाइगर्स जो है उनकी इकोनॉमीज क्रैश हो जाती है। उसके बहुत सारे रीजन है जिनको हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे। उनकी इकोनॉमीज क्रैश हो जाती हैं, बहुत ज्यादा डेट ओवरबर्डन हो जाता है, इन्वेस्टमेंट्स का कैपिटल फ्लाइट बढ़ जाता है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स थे जो डिसइन्वेस्ट हो गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, फैक्ट्रीज, लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं। दाइवू मोटर साउथ कोरिया की बहुत बड़ी कंपनी थी जो ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करती थी दुनिया भर में। इंडिया में भी आती थी, मैटिज नाम की कार आती थी उनकी, से सुंदर सुंदर एड्स आती थी। वो बैंकरप्ट हो गई, एंटायर कंपनी गॉट बैंकरप्ट। हुंडई बड़ी मुश्किल से बचा। तो उसके चलते देर वॉज अ स्पेस जिसको टेक ओवर किया चाइना ने। फ्रॉम देयर अर्लियर 1970 1980 वाज द टाइम जब व्हेन चाइना वाज ओपन्ड, बट वो धीरे धीरे चाइना ग्रो कर रहा था। 1978 वाज द टाइम जब सबसे ज्यादा इंटरनेट टेक्नोलॉजीज पे जिस कंट्री ने इन्वेस्ट किया, दैट वाज चाइना। आज लोग बोलते हैं ना कि 5G इक्विपमेंट लेना है तो वाई चाइना इज द फेवरेबल डेस्टिनेशन, या ऐसे फैब्रिकेशन प्लांट्स लगाने हैं तो वाई ताइवान इज द फेवरेबल डेस्टिनेशन। द आंसर इज हेयर कि दे स्टार्टेड इन दिस डायरेक्शन इन 1978। 1980s 1982 83 देयर वाज अ टाइम, नो डाउट इंडिया में भी कंपनीज बन रही थी। हमने NIC बनाया, 70s में बना लिया था, TCS, इन्फोसिस, विप्रो की हमने बात करी। द गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाज सो ह्यूज कि बहुत सारी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज के चलते उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्टैंड करती हैं 1980s में, विच लेड टू द फर्दर राइज ऑफ इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी, जिसको आप आज देखते हो, मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बाकी सारी चीजें, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है तो वो चाइना ताइवान के बाहर कोई सोच नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इनकी रिफॉर्म्स के चलते दे वर लाइक गेटिंग रेडी फॉर दिस। ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, दे यूज्ड इट एज अ लॉन्च पैड। 95 में WTO बन जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और 2001 में चाइना को WTO में एंट्री दे दी जाती है डिस्पाइट कंट्रोवर्सीज। बाय डेफिनेशन चाइना इज नॉट अ मार्केट इकोनॉमी, तो WTO में उसकी एंट्री होना बनता नहीं है। मार्केट इकोनॉमी नहीं है ना चाइना में, कंट्रोल्ड है सब कुछ, प्राइस भी कंट्रोल्ड है, सब्सिडाइज्ड भी है, करेंसी भी मैनिपुलेट कर लेते हैं। लेकिन डिस्पाइट डिफिकल्टीज चाइना वाज गिवन द एक्सेस टू दिस, कंसिडरिंग कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। 15 साल के बाद देखेंगे कैसा इनका डेफिनेशन चेंज होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स भी किए जिसके चलते बोले कि हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को हम डंप नहीं कर रहे हैं। अब फ्रॉम देयर चाइना बिकेम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सस्ती लेबर, कोई धरना लगाता है, टैंक चढ़ा देते हैं उस पर, है ना। अब नॉर्मली सस्ती लेबर का मतलब क्या है कि अगर सस्ते में को काम नहीं करना चाहता तो वो क्या करेगा, धरना लगाएगा, ताले लगाएगा कि हम फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, सरकार की किसी पॉलिसी पे पसंद नहीं है, ऐसे PF चाहिए सभी को, इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। तो बहुत सारे हायरिंग फायरिंग नॉर्म्स है ना हमारे देश में, देखो कितने हायरिंग फायरिंग नॉर्म्स है, वेस्ट में इससे भी ज्यादा है कि हायर करोगे तो इतने इतने सोशल सिक्योरिटीज होनी चाहिए। तो कंपनीज को मुश्किल लगता है, महंगा लगता है वो। वेयर चाइना में ऐसा कुछ नहीं है, और इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते, अथॉरिटेरियन कंट्री है। तो इट वर्कड इन दी फेवर ऑफ द इकोनॉमी ओवरऑल, कि बहुत सारी कंपनीज को बड़ा आसान लगा कि लेबर सस्ती है, रॉ मटेरियल भी यही मिल रहा है, इनके पास टेक्नोलॉजी भी है, कैपेसिटी भी है, तो वो सारे फैक्टर आ गए।
कि चीप लेबर है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, और पॉल्यूशन को लेके कोई सीन है नहीं, धुआं निकालना है जो करना है करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेवलपिंग है तो डेवलपिंग इकोनॉमीज में होता नहीं इतनी बातें, सुंदर बातें तभी आती हैं जब ऐसे पेट भरता है ना, तभी इन्वायरमेंट दिखता है, तब तक नहीं दिखता, भूखे पेट नहीं दिखता इन्वायरमेंट। तो ये तीनों चीजें जब टिक हुई तो ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन लेड टू द राइज ऑफ चाइना। इट लेड लाइक इट रोज टू द स्टेटस ऑफ एम्पायर, वी मस्ट से चाइनीज नाउ वो एक एम्पेरिकल एम्पायर के स्टेटस तक ग्रो हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। अर्लियर ये क्या कर रहे थे, ये नकली चीजें बना रहे थे ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वॉयलेट करके, कि यूएस के पेटेंट्स को कॉपी किया, नकली बना दिया। जब हमारे देश में भी कहावत थी कि असली है कि चाइनीज है। फ्रॉम देयर टू दी लाइक हाईली सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे हम लोग प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर्स बना रहे हैं, ऑटोमेशन हब्स हो गई हैं, आईफोन भी यहीं बन रहे हैं और बाकी सारे एडवांस इक्विपमेंट्स भी यहीं बन रहे हैं। तो चाइना का जो ट्रांजिशन था वो काफ़ी बड़ा हुआ, और इसके साथ बहुत सारी कंट्रीज का हुआ, इनसे इंपोर्ट करके इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं जो बनी, जो बेसिक रॉ मटेरियल चाइना से लेते हैं। सिमिलरली और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो चाइना से ले रहे हैं। एक और समस्या जो आई दुनिया भर में वो ये है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म, कि आज जो दुनिया के सारे अमीर नेशन जिसकी बात कर रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन इज द की, 90s में हर एक कंट्री को कन्विंस किया जा रहा था, 80s में, कि ओपन योर इकोनॉमी, ये आपकी जीवन बदल देगा, वो खुद अपनी इकोनॉमीज को बंद कर रहे हैं। तो क्यों? तो इसका आंसर है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में। 2008 में इस सदी की सबसे बड़ी मंदी आई, जैसे पिछली सदी की 1929 में थी। 2008 में दुनिया का सबसे बड़ा, 21वीं सदी का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हमने देखा, क्योंकि सदी भी तो शुरू हुई ना, 24 ही तो साल हुए हैं। तो बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 में आया, अमेरिका उसका सेंटर फोकस था, यूरोप और बाकी सारी कंट्रीज को काफी सारा नुकसान हुआ, इकोनॉमिक लॉसेस हुए। उसके चलते वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी देखने को मिला, जिसके रिपल इफेक्ट, हालांकि उसकी रिकवरी वो जल्दी कर गए, लेकिन द बेसिक ग्राउंड इकोनॉमी वाज फेसिंग ट्रबल्स। जब लोकली ट्रबल्स होते हैं, जब इकोनॉमिक ट्रबल्स आते हैं, किसी सोसाइटी में आते हैं, तो इट लीड्स टू दी फर्दर पॉलिटिकल इंस्ट्रेंजमेंट्स। जैसे आप लोग हो, 50 लोग हैं, आप 50 लोग किसी बंदे की बात पे विश्वास नहीं करोगे जब तक आपका जीवन ठीक चल रहा है, ओके ओके चल रहा है, कोई इतनी आपको मेजर प्रॉब्लम नहीं है। द डे यू स्टार्टेड फेसिंग फाइनेंशियल क्रंचेस, तो यू विल स्टार्ट लुकिंग आंसर्स, और आप सबसे ज्यादा विश्वास किस पे करोगे? जो सबसे असर्टिव आंसर देगा कि मैं बताता हूँ क्या हुआ और मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो जब भी कोई बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, इट लीड्स टू द राइज ऑफ अ पॉलिटिकल पावर और एक्सट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, इट लीड्स टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म, जैसे 1929 का क्राइसिस, इट लेड टू द राइज ऑफ हिटलर, हुआ ना, दुनिया भर में डिस्ट्रक्शन हुआ। सिमिलरली 2008 और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल क्राइसिस लेड टू द राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड अल्ट्रा नेशनलिज्म बेस्ड पॉलिटिक्स इन वेस्ट इंक्लूडिंग यूएसए। अब आप इंग्लैंड में देखो तो वो ब्रेग्जिट करके उन्होंने ब्रेग्जिट वोट पे हाँ ही कर दी, कमाल ही होगी, यूके ब्रेग्जिट वोट कर जाए, ऐसा इकोनॉमिस्ट तो नहीं मान रहे थे कि उनका कोई फायदा होगा, लेकिन पब्लिक को लगा होगा। डोनाल्ड ट्रंप का राइस, इस तरीके के एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज रखने वाले लीडर का दुनिया के सबसे पावरफुल देश का प्रेसिडेंट बनना, इट इज अ सिंबल कि भाई कोई ना कोई इकोनॉमिक स्ट्रेंजमेंट तो लोगों में है, जैसी बातें वो कर रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इससे शुरुआत होती है ट्रेड वॉर की, किसके बीच? यूएसए और चाइना के बीच, और चाइना के साथ और देशों में भी थोड़ा सा रिपल इफेक्ट आया। इंडिया वाज वन ऑफ देम, हम पे भी तो आया ना, जनरलाइज सिस्टम ऑफ रेफरेंसेस से हमें हटा दिया गया और इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की बातें करेगी, ईरान पे ऐसा हुआ। तो ट्रेड वॉर की शुरुआत होती है। ट्रेड वॉर क्या कह रहा है कि लोकल अमेरिकन को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि सस्ता माल चाइना में बन के आ जाता है, यहाँ क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि तुम ही ने तो फैक्ट्रीज को भगाया था उधर, इसलिए नहीं बन रहा। बोले हम उसको बंद कर देंगे, हम चाइना पे क्या कर देंगे? टैरिफ्स लगा देंगे, चाइना से आने वाली किसी भी चीज पे टैक्स बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा? वो चीज यहाँ नहीं बिकेगी तो हम लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे,
और लोगों को नौकरियां मिलेंगी, दिस एंड दैट। सिमिलरली अभी यूरोप भी ऐसा ही कर रहा है। यूरोप ने इलेक्ट्रिकल जो ईवी बैटरीज हैं, ईवी व्हीकल्स हैं, वहाँ पे चाइना पे टैरिफ्स लगाए, क्योंकि चाइनीज कंपनीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल तक पहुंच चुकी हैं। वो अपना माल सस्ते में बेच के भी प्रॉफिट कमा रही हैं, वेरेज नई कंपनीज ऐसा नहीं कर पा रही हैं। वो एक बेसिक इकॉनमी है। एक वक्त तक आते आते हमारे मार्जिन बढ़ जाते हैं, तो हम मार्जिन कम रख के सस्ते में चीज़ें बेच सकते हैं, जब एक पुराना मैन्युफैक्चरर ऐसा करता है। तो अब चाइना के खिलाफ इस तरीके की आवाज़ें उठ रही हैं। वो चाइना के खिलाफ नहीं उठ रही हैं, एक्चुअली वो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ उठ रही हैं। कि धीरे धीरे ये शुरुआत ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना के लिए होगा, सबके लिए धीरे धीरे इकोनॉमीज इनक्लोज्ड होना शुरू हो सकती हैं। दैट प्रोटेक्शनिज्म एट अ राइज दीज डेज। उसके इंसिडेंट्स हैं, आपको चाइनीज ट्रेड वॉर दिख जाएगा, क्योंकि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पे वो करते हैं। तो डीकपलिंग स्ट्रेटजीज पे तो कंट्रीज आगे बढ़ ही रही हैं। अभी फोकस चाइना है। इसका हमारे लिए ड्यूअल इफेक्ट है, उसकी बात करेंगे। टेक सेक्टर की कन्फ्लिक्ट्स है। चाइनीज टेक्नोलॉजी जैसे हुआई हो गया या 5G वाले, उनको बैन किया जा रहा है कि नहीं, ये तो देयर आर लीक्स इन द डेटा, देयर आर बैकडोर एंट्रीज इन देयर हार्डवेयर एटसेट्रा। अब एक चीज और जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अब बियॉन्ड चाइना सोचने की बातें हो रही है कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट डेड। वेस्टर्न जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अभी कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री बेस्ड है, वो बोल रहे हैं हम ना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हम चाइना को छोड़ के वियतनाम, मैक्सिको, इंडिया, अल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं जो चाइना से बियॉन्ड है। इसको चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी से भी जोड़ के देखा जा रहा है। इट इज अ डीकपलिंग फ्रॉम चाइनीज वैल्यू चेन्स और चाइनीज सप्लाई चेन्स, है ना। चाइना प्लस वन ये पेपर में पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है। तो ये वेस्टर्न कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स को चाइना में तो रख ही रहे हैं, उसके साथ साथ किसी एक और देश में भी रख रहे हैं। चाइना छोड़ा नहीं जा रहा है। द टाइप ऑफ कंडीशंस आर देयर, अच्छी लेबर, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी सड़कें, शिपिंग, सब कुछ। बट वो कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ डिसरप्शंस हो जाएं, जैसा यूराशिया में लड़ाई सी होगी, ऐसा कुछ यहाँ हो जाए। तो दे आर ट्राइंग कि हम लोग यहाँ से एक आध बेस इधर उधर बना लें। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, दिस इज द प्रेजेंट डे द ग्लोबलाइजेशन। अब द फ्यूचर, कि फ्यूचर क्या है, ग्लोबलाइजेशन होल्ड करेगा नहीं करेगा। द फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन कंपनीज तो व्यापार करने जाती है। अगर कोई चाइनीज मैन्युफैक्चरर है, वो कुछ सामान बेच रहा है, तो वो तो बेचना ही चाहता है। अगर कोई इंपोर्टर है, लेट अस से कोई इंडिया में इंपोर्टर है, खिलौनों की बात कर लेते हैं, टॉयज की बात कर लेते हैं, सबसे सस्ते टॉयज चाइना में बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वो बहुत स्केल पे बना रहे हैं। अब इंडिया में कोई टॉय सेलर है, तो वो चाइनीज टॉयज तो बेचना ही चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सस्ते मिलते हैं या महंगे मिलते हैं। ये चाहता कौन नहीं है? सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि इस केस में इंडिया में टॉयज मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहे हैं, तो उस एरिया में लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का जो फ्यूचर है, इट इज इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द वर्ल्ड। वो सबके है ना। ग्लोबल पॉलिटिकल कैरिंग कैपेसिटी डिसाइड करेगी कि ग्लोबलाइजेशन का फ्यूचर क्या होगा। अगर एक्सट्रीम लीडर्स जैसा यूके में हुआ या अमेरिका में हुआ, एक्सट्रीम लीडरशिप्स आती हैं, तो डेफिनेटली दे विल बी मोर प्रोटेक्शनिस्ट। अगर लिबरल आते हैं, तो दे विल बी ओपन टू द इकोनॉमिक ओपनिंग या ग्लोबलाइजेशन। तो अब ये नेताओं के हाथ में है, इसका फ्यूचर वो डिपेंड करेगा किस तरीके की पॉलिटिकल पॉलिसीज बड़ी बड़ी कंट्रीज बनाती हैं, उस पर निर्भर करता है। दूसरी बात, एज ऑफ नाउ हमें देखने को मिला रीजनलाइजेशन का राइज। जैसे CPEC बन गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, या वन बेल्ट वन रोड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ गया, या RCEP आ गया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो 15-20 देश मिलके, 50 देश मिलके अपना एक रीजनल ग्रुप बना रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है ये, एक पॉलिटिकल ग्रुप है जिसमें वो लोग ट्रेड को लेके नेगोशिएशंस करेंगे, अपनी इकोनॉमीज एक दूसरे के लिए कंप्लीटली ओपन रखेंगे और दूसरे लोगों के साथ थोड़ा भेदभाव करेंगे, टाइप ऑफ थिंग्स। इससे क्या होगा? वो रीजनल ग्रुपिंग्स आपस में व्यापार करती रहेंगी, तो वो कंट्रोल्ड ग्लोबलाइजेशन वहां पे चलता रहेगा। ऐसा होता हुआ दिख रहा है। या डिजिटल ग्लोबलाइजेशन है कि टेक्नोलॉजीज तो, अगर इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सर्वर बेस्ड एआई, नो डिवाइस बेस्ड, या IT है, सर्विसेज में जितना फाइनेंशियल एडवोकेसी है, तो वो सब कुछ
तो अभी डिजिटल टेक्नोलॉजीज के चलते ग्लोबलाइज्ड है ही है। हो सकता है गुड्स में या मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ना कुछ आइसोलेशन देखने को मिले। तो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट कंप्लीटली डेड और नॉट कंप्लीटली शिफ्टिंग। यस, देयर इज अ शिफ्ट एंड इट इज नॉट वेरी मच क्लियर कि किस दिशा में जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द वर्ल्ड। टू सम अप, ग्लोबलाइजेशन के 3 फेजेस रहे, कुछ 4 भी कहते हैं, नॉर्मली 3 फेजेस रहे। पहला है वो 1500 से 1800 के बीच, इट वाज मर्केंटलिज्म और एम्पायर बिल्डिंग, मोस्टली मर्केंटलिज्म था। दूसरा है 1850 से 2000 के बीच, वो था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, जब वो क्राउन्स हट गए साइड से, बोले सीधा पैसा लगाओ, पैसा फेंको, तमाशा देखो टाइप, व्यापार करो, जहां जाना है वहां करो, टैक्स पे करो, बात खत्म। वो था ग्लोबलाइजेशन 2.0। 2000 तक हुआ मोस्टली, मतलब 2000 में आके ऑलमोस्ट खत्म हो गया। देन है ग्लोबलाइजेशन 3.0, ये डिजिटलाइजेशन, फाइनेंस और नॉलेज इकोनॉमीज पे बेस्ड है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ। उसके बाद आता है प्रोटेक्शनिज्म, डी ग्लोबलाइजेशन, जैसे ब्रेग्जिट हो गया, या यूएस चाइना का ट्रेड वॉर हो गया, या जैसा वो जोसेफ स्टिल्स लिखते थे अपनी बुक में कि एक दिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं जिनका ना इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ गई है। कि जैसा कैपिटलिज्म बोलता था, एडम स्मिथ बोलते थे कि एक दिन इनइक्वालिटी दूर हो जाएगी अगर लैशेज फेयर चलेंगे। सिमिलर आइडिया था कि ग्लोबलाइजेशन, अगर वर्ल्ड एक सिंगल इकोनॉमी रहेगा, सिंगल मार्केट रहेगा, तो यहाँ से इनइक्वालिटी दूर हो जाएगी। बट हुआ इसका उल्टा है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो बढ़ा ही है। इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है दुनिया भर की जिनको इकोनॉमिक क्रंच फील हो रहा है, जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। वो लोग ऐसे नेताओं को चुनेंगे जो आगे जाके लड़ाइयाँ या इस तरीके के फैसले लेंगे। हेंस ग्लोबलाइजेशन इज कॉजिंग दिस। तो ऐसा इन्होंने अपनी किताब में लिखा, जो कि कुछ हद तक कभी कभी ठीक भी लगता है, जैसे वेस्ट में जैसी चीजें हो रही हैं। तो ऐसा ये ग्लोबलाइजेशन है। और बहुत सारा ऐसे रेसिज्म, नेशनलिज्म, हेट, वो बहुत सारे लोग इसके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे तो ग्लोबलाइजेशन खत्म हो जाएगा। अगर ये लोग इसके खिलाफ नहीं होंगे तो ग्लोबलाइजेशन चलता रहेगा। दिस इज पॉलिटिकल कैरिंग कैपेसिटी, इनके लीडर्स जो बोलेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, अब इंडिया के लिए ग्लोबलाइजेशन अच्छा है कि बुरा है उसकी बात करते हैं। बुक्स पे थोड़ा सा फोकस है आजकल, जो अच्छी अच्छी बुक्स या कुछ ऐसी बुक्स जिनका रेफरेंस न्यूज़पेपर्स में मिलता है, क्वेश्चन पेपर्स में दिखनी शुरू हो गई हैं। स्टेट्स में, हिमाचल में भी, हरियाणा में भी ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो जोसेफ स्टिग्लिट्स करके ऑस्ट्रियन ऑथर्स थे, इन्होंने लिखा ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। इस बुक का नाम आपको पता होना चाहिए। कुछ मैंने वो रेचल कार्लसन की बुक बताई थी आपको, स्प्रिंग्स वाली, उसका नाम पता होना चाहिए।